Welcome to our channel Master of Social Work. If you are new, please subscribe and join our community. This channel is dedicated to providing information on social work, NET, JRF, and PhD programs. For the latest updates, join our Telegram and WhatsApp channels and follow us on Facebook and Instagram. Let's begin. हम बात करेंगे सोशल एक्शन के बारे में। सोशल एक्शन जो होता है, जैसे कि हमें पता है कि सोशल वर्क है, जो सोशल वर्क में दो तरीके के मेथड्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी मेथड और दूसरा होता है सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेथड। प्राइमरी मेथड में हमें पता है कि आपका सोशल केस वर्क आता है ना, सोशल केस वर्क आता है और ग्रुप वर्क आता है और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आता है। वहीं सेकेंडरी मेथड में आपका सोशल एक्शन आएगा और बाकी के दो जो सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड, सोशल रिसर्च, जो ये तीन इसमें आएंगे। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के ख़त्म होने के साथ साथ ही, या कह सकते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोसेस कर रहा होता है उसके बाद जब जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि जो लोग हैं, जो पब्लिक है ना, या जो लोग, जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है, वो अपनी समस्याओं पर जो पावर में लोग बैठे हुए हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो डिसीजन मेकर है, उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। कोई समस्या है जिसके कारण कोई एक सोसाइटी का कोई एक पार्ट उस चीज़ को फेस कर रहा है, कुछ ग्रुप हैं जो ऑप्रेस्ड हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सोशल एक्शन के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस कराएंगे जो वो झेल रहे हैं। और ये कलेक्टिवली एफर्ट होता है, इसमें नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं जो साथ में मिलके काम कर रहे होते हैं, है ना। जैसे कि आप देखोगे मार्च होता है, मार्चेस करे जाते हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं, है ना। आपके धरना धरना इसमें आता है, अनशन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये अपना प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सोशल एक्शन के ही तरीके हैं कि आप अपनी जो भी समस्या है उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए आप अपनी सामाजिक क्रियाएँ जो करते हो वहाँ पे, ठीक है। और इसका एक डेफिनेशन भी दिया गया है ली द्वारा 1937 में कि सोशल एक्शन को कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कह सकते हैं, ये एक ऐसा सोशल प्रैक्टिस है जो कि जो किसी जो लॉ है उसमें चेंज लाने में, सोशल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव लाया जा रहा है ना, या कोई नया मूवमेंट लाया जा रहा है, तो उसमें जो भी उसकी प्रैक्टिसेस में जो बदलाव आ रहे हैं, मतलब जो समाज में जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें कोई बदलाव लाकर, या उस सामाजिक क्रिया की सहायता से जो गलत चीज़ें हैं या कुछ ऐसा है जो कि हार्मफुल है या जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, या कुछ ऑब्रेस्ड ग्रुप के लिए अच्छा नहीं है जिन्हें दबाया जा रहा है, उनके लिए एक तरीके से सोसाइटी और डिसीजन मेकर जो हैं, पॉलिसी मेकर जो हैं, है ना, जो अथॉरिटी में लोग हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना अपने इस प्रैक्टिसेस के द्वारा। अब ये आपका इसमें धरना आ जाएगा, मार्च आ जाएगा, है ना, कैंडल जो आप कैंडल रैली जो लोग करते हैं वो आ जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी आ जाएंगी, है ना। आपका नुक्कड़ नाटक वगैरह भी इसी में शामिल होता है कि आप कोई समस्या है, आप उसको चाहते कि उस समस्या का समाधान हो, तो आप अपनी जो ये एक्शंस हैं इनके थ्रू आप ध्यान आकर्षित करते हो कि जो लोग हैं जिनका काम है डिसीजन लेने का, पॉलिसी बनाने का, वो इस पे ध्यान दें और इस समस्या का समाधान करने में अपना योगदान दें, ठीक है। तो सोशल एक्शन का हमने ये जान लिया। और ये ब्रॉडर सोसाइटल लेवल पे होता है ना, कि कोई सिस्टमेटिक चेंज करना हो तब किया जाता है। जैसे कभी कोई पॉलिसी आ जाती है, कभी कभी आप देखते हैं ना, कुछ कुछ पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट जब लाती है तो उसका विरोध किया जाता है ना। जो कोई ग्रुप होता है उसको लगता है कि वो उसके लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल है या किसी तरीके से वो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो वहाँ पे लोग विरोध करते हैं इसका। तो ये क्या है, ये आपका सोशल एक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें अगर, तो मैरी रिचमंड को आप जानते होंगे, है ना। तो इन्हें कहा जाता है कि ये सोशल वर्क वर्क में जो सोशल एक्शन है इसको इंट्रोड्यूस करने का काम इन्हीं का था, है ना। 1922 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इनकी ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, ठीक है, 1992 में, ठीक है। और इसमें मेन यही कहा गया था कि जो मास बेटरमेंट है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला किया जा सके, बेटरमेंट के लिए काम किया जा सके, और इसमें प्रोपेगेंडा और सोशल लेजिस्लेशन का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो सोशल एक्शन एक तरीके से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़े हुए रहता है, और एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी के लोग होते हैं, है ना, जो एक्टिविस्ट होते हैं, सभी लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में अपना योगदान दे रहे होते हैं। सोशल एक्शन के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट, ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए हिंदी में ये लिखा हुआ है,
सामाजिक कार्रवाई कानून या सामाजिक संरचना में बदलाव की ओर निर्देशित करता है और वर्तमान सामाजिक प्रथाओं के संशोधन नए आंदोलन की शुरुआत की ओर निर्देशित करता है। ये परिभाषा के अनुसार है। जैसे वैसे मैंने इस परिभाषा को आपको बहुत अच्छे से बहुत सामान्य शब्दों में समझा दिया है, तो आप उसको समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट, गोल्स ऑफ सोशल एक्शन। मतलब अब देखिए, सोशल एक्शन कर रहे हैं तो उसका कुछ लक्ष्य भी होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि धरना किसी भी कारण से होने लगेगा, कुछ ना कुछ ज़रूरत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो है ना। तो इसमें कुछ टाइप्स हैं जो कि गोल्स के तौर पे मिश्रा ने इसे 1992 में आइडेंटिफाई किया था। तो ये कुछ ऐसे गोल्स हैं सोशल एक्शन के, हम देख लेते हैं इसको। सॉल्यूशन ऑफ मास प्रॉब्लम्स। मास मतलब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि मतलब एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं, है ना, जो सोसाइटी के लोग हैं, बड़ी संख्या में जो कुछ लोग ऐसे लोग जो कि किसी समस्या से ग्रस्त हैं, उनकी समस्या का समाधान करना सोशल एक्शन का काम है ना। इम्प्रूवमेंट इन मास कंडीशन, मतलब कि जो लोग हैं उनकी कंडीशन को बेहतर बनाना। मान लीजिए पॉवर्टी की समस्या है कहीं पे, तो वहाँ पे जब उनके लिए आप काम करोगे तो क्या करोगे, आप उनके स्तर को अच्छा कर रहे हो, है ना, उनकी कंडीशन जो है, लिविंग लाइफ जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको सही कर रहे हो, तो आप कंडीशंस उनकी बेहतर कर रहे हो। या कहीं पे आप देख रहे हो वुमेन्स के साथ सेफ्टी की समस्या है ना, सुरक्षा की समस्या है, तो वहाँ पे जब आप उनके लिए काम कर रहे होगे तो ये क्या है, आप उनकी कंडीशन को बेटर कर रहे हो, उनके लिए बेटर इन्वायरमेंट बना रहे हो, है ना, सेफ इन्वायरमेंट बना रहे हो, तो उनकी कंडीशन बेटर कर रहे हो। फिर इन्फ्लुएंसिंग इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। जैसे कि हमने भी कहा था कि कुछ कुछ जैसे पॉलिसीज आती हैं जिसमें आपको लगता है कि वो पॉलिसी किसी कारण से बेनिफिशियल नहीं है, या कई बार पॉलिसीज बनाई जाती है तो जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो जिनके पास जिन्होंने अपना ये इस पर रिसर्च किया है, कोई जानकारी उनके पास है किसी स्पेसिफिक पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो जाके डिसीजन मेकर जो हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको उन तक ये बात पहुंचाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी पॉलिसीज़ को, उनकी जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। गवर्नमेंट भी कई बार जब कुछ धरना प्रदर्शन होता है तो वहाँ पे आप देखेंगे ना, गवर्नमेंट भी अपनी डिसीजन को उसी हिसाब से फिर चेंज करती है जितना ज़रूरत होता है, तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मैकेनिज्म और प्रोग्राम्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कुछ नए प्रोग्राम्स या मैकेनिज्म के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये सामान्य आप समझ पा रहे होंगे। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज, है ना, कई बार ऐसा होता है कि पावर जो होता है वो ऐसे लोगों के पास में होता है जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, उनको और पावर दे दिया जाता है। और कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी बेसिक नीड भी कंप्लीट नहीं हो रही, तो उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन इसके तरीके से किया जा सकता है ना, विरोध करके। जैसे कि जब पूंजीपतियों द्वारा रिसोर्सेज को अपने हाथ में लिया गया था और बिल्कुल वो एक तरीके से फैले हुए थे, तो ऐसे में जब लेबरर्स जो थे उन्होंने क्या किया, विरोध किया, तो वो आप सोलेनिस्की का जो आप एक हमने भी पढ़ा है उनके मॉडल के बारे में भी, जो उन्होंने दिया था कि कन्फ्रंटेशन करना चाहिए, है ना, रेडिकल अप्रोच जो उन्होंने किया था कि विरोध करें, मास मोबिलाइजेशन हो, तो लोग क्या होगा, जो पावर या अथॉरिटी में लोग हैं, वो उनके पास जो पावर है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, सबको बराबर पावर, बराबर रिसोर्सेज मिले, तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज है, ठीक है। फिर आपका आता है कि कहीं ना कहीं ये थॉट्स और एक्शंस को भी इफेक्ट करता है ना। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सती प्रथा या फिर ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं थी जिनके खिलाफ में आंदोलन किए गए, जिसके बाद ये बदलाव आया, है ना, सोचने का तरीका बदला लोगों का, सती प्रथा धीरे धीरे खत्म हो गई, तो स्ट्रक्चर भी चेंज आया, है ना, लोगों के सोच में भी चेंज आया। अब लोग ये नहीं कहते थे कि अगर कोई महिला विधवा हो गई है तो उसे जलने की जरूरत है, उसका जीवन खत्म हो गया है, अब ऐसा नहीं सोचा जाता है, बहुत बदलाव आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है सोशल एक्शन जो है। इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर, ये आपका केवल हेल्थ एजुकेशन नहीं, बाकी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट कर रहा होगा, क्योंकि भाई सोशल एक्शन का जो सोशल वर्क का मेथड है वो इसी के लिए है। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया। आप यहाँ पे इसका हिंदी नहीं है बट आप समझ पा रहे होंगे, इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे अभी। हाँ, तो सोशल एक्शन जो है इसको अगर हम बात करें तो जो इसके स्टेजेज हैं वो सिद्दीकी द्वारा बताए गए हैं कि किस तरीके से ये स्टेजेस काम करते हैं। और ये आप देखोगे ना, सर्वोदय जो मॉडल था ये उस पर आधारित है, ठीक है। गांधीयन फिलॉसफी जो थी, सोशल एक्शन का मूवमेंट, जो एक तरीके से जो गांधी जी की फिलॉसफी थी, ये उस पर आधारित है। तो पहला स्टेज होता है, मतलब कि ये बताया जा रहा है कि जब सोशल एक्शन किया जाएगा, जब सोशल एक्शन को कंडक्ट करा जाता है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सर्वोदय मॉडल का उदाहरण लें, जो सर्वोदय आंदोलन हुआ था, उससे उसके हिसाब से लें, तो
ये कुछ इस मतलब जो सर्वोदय स्ट्रेटेजी थी उसके आधार पर हम इसको करें तो ये इस तरीके से हम बताएंगे आपको कि जैसे पहला जो था वो था प्रचार। प्रचार का मतलब क्या है? पब्लिसिटी, प्रोपोगेंडा। मतलब आप कोई किसी चीज़ के बारे में जब आप करने जा रहे हो, कोई सोशल कोई आप कुछ ऐसे धरना प्रदर्शन या कुछ भी करने जा रहे हो, तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए ना, आप क्यों कर रहे हो। और जब आपको रीज़न पता होगा कि आपको ये क्यों करना है, किसके लिए करना है, तो फिर जब आप इसे करने जा रहे होगे तो आप लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार करोगे, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि सफलता मिलेगी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रेशर जो पॉलिसी मेकर्स होंगे या जो अथॉरिटी में लोग होंगे, डिसीजन मेकर्स होंगे, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप देखो जितना मास मोबिलाइजेशन होता है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं रैली में, उतना ही प्रभाव पड़ता है ना। तो प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। और लोगों को प्रचार का मतलब ये नहीं है कि आप जाके आप कहोगे कि अगर आप आओगे तो आपको 200 रुपये मिलेंगे या ऐसा कुछ आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको सही रीज़न बताना होगा और लोगों को एक कारण देना होगा, एक वैलिड रीज़न देना होगा कि वो इस मुहिम का हिस्सा क्यों बने, है ना। वैलिड पॉइंट आपको देना होगा। इसके बाद आपका आता है परिचय। आप वहाँ पे बताओगे कि इसका कारण क्या है, आप ये क्यों कर रहे हो। ये आप जब जिनके विरोध में आप चीज़ें कर रहे हो वहाँ पे भी आप चीज़ें अपनी बताओगे और जो लोग आपके साथ हैं उनको भी बताओगे कि ये इसके पीछे का कारण क्या है। तो इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। अध्ययन मतलब यहाँ पे है कि आप इससे जुड़े हुए जो भी मूवमेंट आप कर रहे हो उससे जुड़ा हुआ आपके पास कुछ रिसर्च, सर्वे, स्टडी होना चाहिए अपना। आप क्यों कर रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको छोटी सी कोई समस्या हुई और आप जाके धरना करने बैठ जाओगे या आंदोलन कर दोगे। इसके पीछे कोई कारण होगा, उसके बारे में आप अच्छे से पता लगाओगे, उसके पीछे का कारण क्या है। अगर उसका सॉल्यूशन हो सकता है लोकल लेवल पे तो आप करोगे, अगर नहीं हो रहा है, अगर आपको लोगों की तरह जो रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर्स हैं वो आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, तब वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें करोगे ना। तो इसके लिए आपके पास रिसर्च होनी चाहिए, स्टडी पूरी होनी चाहिए कि क्या कारण है, क्यों आपको ये बदलाव लाना है और क्यों आप धरना करने वाले हो या जो भी चीज़ें करने वाले हो, आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, ठीक है। फिर आता है आपका समाज मतलब एसोसिएशन। अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नेटवर्क करके, एसोसिएशन करके ऐसे इन्फ्लुएंस करने वाले जो लीडर्स हैं उनको आप अपने साथ जोड़ोगे, उनके साथ मिलके आप इस चीज़ को कर रहे होगे। यहाँ पे आपको मतलब पब्लिक की बात हो रही है ना, पब्लिक या फिर जो भी एक्टिविस्ट होगा उसकी बात हो रही है। सेवा सेवा मतलब सर्विस। जो भी जिस कारण से भी आप कर रहे हो, क्या बेटरमेंट के लिए कर रहे हो, किस चीज़ के क्या जो चीज़ें हैं उसको चेंज करने के लिए कर रहे हो, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और सर्विस को बेटर करने के लिए आप क्या कर रहे हो, किस टाइप की सर्विस को बेटर करने के लिए आप कर रहे हो, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपका आएगा प्रतिकार, रेजिस्टेंस। जहाँ पे आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है, आपको लगता है कि ये पॉलिसी जो है वो गलत तरीके से इफेक्ट डालेगी या किसी विशेष समूह या ग्रुप को इससे क्षति पहुंचेगी या उनको हानि होगी या किसी प्रकार से भी उनके साथ भेदभाव होगा, तो वहां पर प्रतिकार करोगे, है ना। कुछ गलत आपको लगता है, कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है जो जनहित में नहीं है, तो आप उसको रेजिडेंस प्रतिकार करोगे, रोकोगे। यहाँ पे रेजिडेंस मतलब उसकी रोकथाम करोगे, प्रतिकार मतलब विरोध करोगे, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर संरचना, और इसको आप कंस्ट्रक्टिव वर्क के तौर पे कर सकते हो, कम्युनिटी सर्विसेज दे सकते हो, जैसे गांधी जी ने किया था। उनका क्या था, वो कहते थे कि अगर विरोध करना है तो उन्होंने एक तरफ तो कहा कि हम विरोध करेंगे, जो विदेशी जो वस्तुएं हैं हम उनका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, वो कहते थे कि खादी खादी को बढ़ावा दे रहे थे, कह रहे थे आप चरखा चलाइए खुद से, अपना जो भारत देश में ही लोग मिलके अपना काम करें और उस चीज़ को बनाए। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क भी कर रहे थे, है ना। कम्युनिटी सर्विसेज चल रही थी यहाँ पे। फिर बिल्डिंग द क्लाइमेट ऑफ चेंज, मतलब ऐसा आपको क्लाइमेट ऑफ चेंज बनाना है, मतलब कि ऐसा क्लाइमेट बनाना है, ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ पे कि आप जो बदलाव लाना चाह रहे हो उसके लिए लोग मिलकर आगे आए, बढ़े, है ना, लोग आपसे जुड़े। तो ऐसा आपको बनाना भी होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कह देंगे तो लोग आ जाएंगे आपके लिए। आपको उस चीज़ के लिए एक चाहे आप लोगों से मिले, चाहे आपका वो तरीका है, आप किस तरीके से कर रहे हो, नुक्कड़ नाटक कर रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो, टीवी प्रचार किस तरीके से कर रहे हो, वो सब आपके ऊपर है। आप उसी तरीके से इस चीज़ को ला सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब आजकल कोई धरना वगैरह या कुछ भी होता है, कहीं पे भी विरोध करना होता है, आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं, आपस में नेटवर्किंग करते हैं। यूनिवर्सिटीज में आप देख रहे हो धरना प्रदर्शन होता है, छात्रों द्वारा विरोध किया जाता है किसी चीज़ को लेकर, फीस वृद्धि या ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, वो नेटवर्किंग करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, है ना। जो रियल कारण है वो लोगों को बताते हैं, एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं, तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी। तो गांधीयन आपका अप्रोच जो है, गांधी जी का जो अप्रोच है वो आपका कंस्ट्रक्टिव सोशल सर्विस पे
होता है, और पीसफुल नॉन वायलेंस, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सोशल वर्क है ये नॉन वायलेंस पर बेस्ड है, कि मतलब किसी के साथ कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए और शांति प्रिय ढंग से सब कुछ होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव तरीके से होना चाहिए। तो गांधी जी का यही अप्रोच था और यहाँ पे यही अप्रोच आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे ये हिंदी में भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे ट्राई करिए कि चीज़ों को इंग्लिश में याद रखें, अच्छा रहेगा आपके लिए, पेपर आपके लिए समझने में ईजी रहेगा। फिर कुछ मॉडल्स हैं जो सोशल एक्शन के, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसको ब्रूटो ने दिया था, है ना। 2 मॉडल इन्होंने दिए थे 1984 में। ठीक है, एक था एल, जो एलिट्स थे उनका एक मॉडल कहा जाता है एलिट्स सोशल एक्शन, और दूसरा है पॉपुलर सोशल एक्शन। तो एलिट्स में क्या होता है, एलिट्स में इसमें क्या होगा कि कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, है ना। उस इसमें जो कहते हैं कि इसमें जो पब्लिक होती है वो डायरेक्टली इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है या कोई एक्टिविस्ट होगा, है ना। जैसे आप देखते हो बहुत सारे समूह, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो या ऐसी कम्युनिटी होती है जो, या ऐसा कोई भी ऐसे मतलब कह सकते हैं ऑब्रेस्ड ग्रुप हैं जो कि खुद से विरोध नहीं कर पाते हैं या किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में कुछ एक्टिविस्ट हैं जो विशेषकर कुछ लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारे एक्टिविस्ट आपको दिखते हैं, वहाँ पेड़ पौधे अपने या जीव जंतु नहीं आते अपने लिए लड़ने, लेकिन वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं जो उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लड़ रहे हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारे एक्टिविस्ट लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये एलिट सोशल एक्शन है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो लोग आते हैं। और पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल जो होता है उसमें जो आपके दोनों मतलब कि जो पब्लिक होती है वो डायरेक्टली वो उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इसको हम याद करने के लिए निमोनिक्स बना सकते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव सोशल एक्शन है, इसको आप एल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल है उसको आप ई से कर रहे हो, और डायरेक्ट फिजिकल जो है उसको डी से कर रहे हो। तो ऐसे हो गया एलईडी, आप इसको याद कर सकते हो, एलिट्स का एलईडी। ठीक है, और पॉपुलर एक्शन में क्या है आपका, आप इसको डीडीसी करके याद कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल, डायलेक्टिकल मॉडल और कॉन्सिस्टाइजेशन मॉडल। ठीक है, ये 3 आप ऐसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे टोटल 2 मॉडल होते हैं जिनके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। तो एलिट सोशल एक्शन मॉडल, और इसमें हम पहला देख रहे हैं लेजिस्लेटिव सोशल एक्शन मॉडल। तो लेजिस्लेटिव सोशल एक्शन मॉडल जो होता है ये खास तौर से मोटिवेटेड होता है, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, सोशल प्लानर्स होते हैं या पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनके वो क्या करते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है ना, या जो ऑप्रेस्ड ग्रुप है, उनके लिए, उस पॉपुलेशन के लिए वो उनके बिहाफ पे एडवोकेसी करते हैं उनके लिए, है ना। उनकी बातें जो हैं वो पहुंचा रहे हैं, जो मेन जो अथॉरिटी में लोग हैं, जो पावर में हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं और अपनी बातों को वो बता रहे हैं। ठीक है, अब ये तरीका हो सकता है, प्रिंट मीडिया यूज़ कर सकते हैं ना, न्यूज़ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। पब्लिक ओपिनियन शेपिंग के तौर पे देख सकते हैं कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है, इतने लोगों ने ये कहा है, कोई सर्वे करके वो उन तक पहुंचा सकते हैं, है ना। एडवोकेसी के जरिए कर सकते हैं, जुडिशियल एडवोकेसी आ जाती है, लॉबिंग का यूज़ करते हैं ना, कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ मिल कर के जो कम्युनिटी है उसके लिए अपनी बातें पहुंचाते हैं। नेटवर्किंग कोलेशन, किसी 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग हैं, वो अपना एक संगठन बना के और उसके लिए लड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये लेजिस्लेटिव चेंजेस के लिए आपका सोशल एक्शन का जो मॉडल होता है ये होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सुटेबल एग्जाम्पल है राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था, उन्होंने सती प्रथा के लिए सती प्रथा का विरोध किया था, है ना। तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, एक नियम जो लॉ पारित करवाया था सती सिस्टम को लेकर, कि ऑब्लिशन ऑफ सती, उस पर उन्होंने क्या किया, वो अकेले वहां पे लड़ रहे थे, है ना। फिर उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये सारी चीजें की। उस टाइम पे जो भी थे, ये जो पुराने जो वहाँ पे जो महिलाएं थी जो सती हो जा रही थी, वो वहाँ पे डायरेक्टली नहीं थी, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उनकी प्रॉब्लम्स और वो जो एक कुप्रथा थी उसको पहुँचाने का काम इन्होंने किया, लोगों को अवेयर करने का काम किया। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली जो मतलब जो लोग पीड़ित थे वो नहीं थे यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे राजा राममोहन राय ने ये सारी चीज़ें की थी। और ऐसे बहुत सारे और भी सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे अपने रोल्स निभाए हैं अलग अलग चीज़ों में,
जैसे हम देख सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2006, इसमें भी क्या था, इसमें जो जुवेनाइल थे वो खुद नहीं आए थे, बट बल्कि जो लोग जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने इसके लिए अपनी बात रखी थी, इनके पक्ष में जो चीज़ें थी रखी गई थी, और जो चीज़ें नियम में जो ज़रूरत है उसके सारी चीज़ें ये खुद उन लोगों ने की थी। इसके अलावा हम देख सकते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट भी इसमें, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे, ये क्या, ये सारे कानून बने हैं, है ना। कैसे बने हैं, ये जो एक्टिविस्ट या जो लोग ऐसे थे जिनको जो रिप्रेजेंटेटिव थे उस ग्रुप स्पेसिफिक का, जिनको ज़रूरत थी बट वो अपने लिए खुद से नहीं वहाँ पे आ सकते थे, उनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है। तो ये आपका जो लेजिस्लेटिव सोशल एक्शन मॉडल है, ये इसमें व्यक्ति भी कोई एक विशेष व्यक्ति हो सकता है जो एक्टिविस्ट के रूप में हो, या कोई ग्रुप हो सकता है जो एक्टिव हो, है ना। बहुत सारे एनजीओज आप देखोगे ऐसे हैं जो स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए लड़ रहे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, गर्ल्स सेफ्टी के लिए लड़ रहे हैं। ये सब क्या है, ये लोग लेजिस्लेटिव सोशल एक्शन मॉडल के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक है। सोशल इशूज ऐसे जो हैं उन पे काम करते हैं, कोई चेंजेस लाने हैं सोसाइटी में, उसके लिए काम करते हैं। आप इसको राजा राम मोहन रॉय का जो सती प्रथा से रिलेटेड जो लॉ है, आप इसको याद रखोगे तो आपको बेहतर समझ आए। एग्जाम्पल से याद रखिए चीज़ों को, एग्जाम्पल जब आप याद करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आपका आता है इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल। इसमें क्या होता है, ये इसमें एलिट्स उस जगह पे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे कंट्रोल, इकोनॉमी पे कोई कंट्रोल हो, सोशल पॉलिटिकल चीज़ों पे, रिलीजियस रिसोर्सेज पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि एक एक तबका है जिसका उस पे पूरा अपना अधिकार है, जबकि दूसरा जो ग्रुप है या दूसरी दूसरी जो कम्युनिटी है या समाज का जो दूसरा हिस्सा है, वो लोग क्या है, वो उससे अछूते हैं, उनके पास वो सारी पावर नहीं है। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए कहीं शू मेकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे फीमेल वर्कर्स हैं, वो काम कर रही हैं। अब उनको क्या है, अब उनको ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों का ध्यान उन्हें रखना है, छोटे बच्चे उनके इन्फेंट चाइल्ड है ना, उनको उसका ध्यान रखना है। तो ऐसे में अगर वो कह रही हैं कि मुझे छुट्टी लेनी है, मैं जाऊँगी उतने टाइम के लिए, अपने बच्चे का देखभाल करूँगी और फिर आ जाऊँगी। तो वहाँ पे क्या है, वो जो वहाँ का जो मालिक है वो कहता है कि भाई अगर आप जा रहे हो देखभाल के लिए बच्चे के लिए, तो जितने देर आप नहीं रहोगे हम उसका आपका पैसा काट लेंगे। तो ये क्या है, वहाँ पे वो उसको थ्रेटन कर रहा है। तो ऐसे में वो महिला जो है वो किस तरीके से इसका विरोध करेगी, वो अकेले इसका विरोध कर नहीं पाएगी, या उसे उसके बारे में पता नहीं है, वो अपने जो उसके राइट्स है उससे उसे नहीं पता है, या किसी कारण से भी नहीं हो पा रहा है, फीमेल स्टाफ को वो जो उसका अधिकार है उससे वंचित रखा जा रहा है। तो ऐसे में जो लेबर ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, वो ये प्रॉब्लम जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई इतने ये जो प्रॉब्लम है, ये कुछ मतलब एक दो फीमेल से वो बात करता है और उसे पता चलता है कि भाई ऐसी कोई समस्या है, तो वो क्या करेगा, वो मीटिंग अटेंड रखेगा सबके साथ मिलके जो महिलाएं हैं, और उनकी समस्या को जानेगा कि हाँ भाई ये एक चीज़ प्रॉब्लम है। तो फिर वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे महिलाओं से जो बातचीत करने के बाद एक वो कर सकते हैं कि आप विरोध कर सकते हो, आप स्ट्राइक कर सकते हो, है ना। लीगल तरीके से सारी चीज़ें आप करिए और आप विरोध करिए अपना, कि आपको अपने बच्चे का केयर करने के लिए अगर समय, थोड़ा समय आपको लेना है, और वहाँ पे आपका कहा जा रहा है कि आपकी सैलरी कट की जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, वो उनको अवेयर कर रहे हैं कि भाई आप अपने जो आपके अधिकार हैं उनसे वंचित अपना रहिए, है ना। यहाँ पे आर्थिक रूप से जो उनका जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो उसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक लेबर ऑफिसर है जो उनका रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उसने सारी चीज़ें की हैं और उनको अवेयर किया। अब महिलाएं मिलकर उसका विरोध करेंगी तो जो उनका अधिकार है वो उनको मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल, ये खास तौर से आपका जो भी सैलरी या इस रिलेटेड जो लेबर्स वगैरह जो स्ट्राइक करते हैं, है ना, जो जो भी सारी चीज़ें होती है वो इसमें एम्प्लॉय वगैरह जो होते हैं ये उससे रिलेटेड आपका हो जाता है, ठीक है। इसमें नेगोशिएशन वगैरह बाकी आगे का प्रोसेस होता है कि आप विरोध करते हो तो जो इंडस्ट्री होगी, जो उसका मालिक होगा वो, और जो लेबर ऑफिसर होगा और जो लोग होंगे वहाँ पे मिलके वो डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे, फिर जो भी फाइनल डिसीजन होगा कि भाई आप या तो अपने यहाँ एक क्रेच की स्थापना कीजिए, है ना, स्थापित कीजिए जहाँ पे सारे जो महिलाएं हैं, फीमेल स्टाफ है, उनके बच्चों को वहाँ पे रहने के लिए सारी व्यवस्था मिले, है ना, ताकि उन्हें वो अपना देखभाल भी कर पाए और बाकी चीज़ें भी कर पाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये यहाँ पे इसके लिए आप इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल का यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये अधिकतर आप देखोगे जब पेमेंट इंक्रीज करना हो, बहुत समय से पेमेंट इंक्रीज नहीं किया जा रहा है, उनको सेम तरीके से सेम पैसे पे ही उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है ना, तो वहाँ पे पेमेंट इंक्रीज करना हो, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें हों या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड चीज़ें हों, है ना, या बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हो, जैसे लेबरर्स जो होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कुछ नियमों के अनुसार कि आपको उनके बच्चों को
एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सारी चीज़ें देनी होगी, इसेंशियल सर्विसेज जो होती है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, वो आपको वहाँ पे दिलाना है। तो ये बेसिक जो मतलब ज़रूरतें हैं उनसे रिलेटेड आपका ये मॉडल इस पे काम करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये हिंदी में भी है, आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेहतर समझने के लिए। फिर आपका आता है डायरेक्ट फिजिकल मॉडल। तो इस मॉडल में क्या होता है कि ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो कि जिसका विरोध इनडायरेक्टली नहीं किया जा सकता है ना, जहाँ पे मजबूरी हो जाती है कि जो उसका जो विरोध करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये यहाँ पे मतलब वायलेंट मेथड को हम इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जहाँ पे विरोध के तौर पे, जैसे जो नक्सलवादी का जो एक विरोध हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जो जो गाँव के लोग थे उनके साथ समस्या जो थी वो विरोध करने के लिए, उनका जो शोषण हो रहा था, उन्होंने शुरुआत की विरोध करना, बट बाद में वो सारी चीज़ें थोड़ी-सी वायलेंट तरीके से हो चुकी थी। लेकिन हम उसको नहीं करेंगे, बट एक लेवल पे हाँ, जैसे कि अगर हम इसका एक एग्ज़ाम्पल लें बेहतर तरीके से कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको आप देखते हो जब जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे काम कराया जाता है ना? चाइल्ड लेबर जिसे कहते हैं, तो उसके खिलाफ में कोई कैंपेन चलाया जाता है किसी एनजीओ द्वारा, है ना? चाइल्ड लेबर के खिलाफ में, उनके कल्याण के लिए। तो ऐसे में क्या है, जो ऐसे टाइप का जो विरोध किया जा रहा है, डायरेक्ट लोग मिलके कैंपेन चला रहे हैं, है ना? तो उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। जहाँ पे बच्चों को काम कराया जा रहा है, वहाँ पे रोका जा रहा है कि आप इस तरीके से नहीं करा सकती। ये सारी चीज़ें हैं, रैली, प्रोटेस्ट किया जा रहा है ना? गाँव में बैठ के लोगों को समझाया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है, घर घर जाके सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये क्या है, उनके जस्टिस के लिए यहाँ पे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, मार्चेज़, कैंडल लाइट, जो मार्चेज़ होते हैं, धरना है ना? ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये डायरेक्ट फिजिकल मॉडल के ही पार्ट हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डायरेक्ट वो इन्वॉल्व होते हैं और उसी तरीके की स्ट्रेटजी होती है उनकी, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। जाकर डायरेक्ट उन लोगों से मिलते हैं और उसका विरोध भी करते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट फिजिकल मॉडल। तो हमने यहाँ अभी 3 मॉडल्स के बारे में जाना है। ये है एक बार इसको आप याद कर लीजिए, एल, ई और डी। ये आपका किससे रिलेटेड है? एलिट्स से रिलेटेड है ना? एलिट्स से रिलेटेड जो मॉडल आपका लेजिस्लेटिव आपका जो मॉडल है, फिर आपका इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल है, फिर आपका डायरेक्ट फिजिकल मॉडल है। इसको याद रखिएगा आप, ठीक है? ये हिंदी में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि इस मॉडल में कुलीन वर्ग शामिल है जो रक्तपात या हिंसक तरीकों का सहारे लिए बिना अन्याय के लिए जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार ठहराने की मांग कर रहा है, ठीक है? जुलूस, कैंडल मार्च, ये सारी चीज़ें, रणनीतियाँ वो अपनाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता इससे करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है? अभियान उद्देश्य जैसे बाल श्रम से रिलेटेड यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो वहाँ न्याय की मांग कर विरोध कर रहे हैं, डायरेक्टली सारी चीज़ें हो रही हैं, बट इसमें जो हिंसा है उसका जगह नहीं होगा। नक्सलवादी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन बाद में उसका जो स्वरूप बदल गया था, उसकी वजह से हम थोड़ा-सा उसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, बट एक जो उसके पहले का लेवल है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अब आता है आपका पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल। पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल में जो होता है, इसमें ब्रीटो ने कहा था कि इसमें ये नहीं होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है या एलिट्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना? सिर्फ वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो करेंगे तो पॉपुलेशन है, जो कम्युनिटी है, जिसको प्रॉब्लम है, वो भी साथ में रहेगी, या तो फिर वो अकेले ही, मतलब जो पॉपुलेशन है वो खुद लड़ रही होगी, जो कम्युनिटी होगी वो खुद लड़ रही होगी, या साथ में एलिट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्टिविस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है? वो लोग भी आगे आ सकते हैं, साथ में मिलके काम कर सकते हैं। तो इसके भी 3 टाइप हमने ऊपर पढ़ा था। तो पहला है कॉन्सिस्टाइजेशन मॉडल, जिसमें क्या होता है कि ये आपका पाउलो फ्रेयर जो थे उनके कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ठीक है? तो इस मॉडल में क्या होता है, इसका कहना होता है कि ये फोकस करता है कि जो जनता है ना? जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है, जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, उनको जाके एजुकेट किया जाए। एजुकेट करने का मतलब यहाँ पे है कि उनको अवेयर किया जाए, है ना? उनको बताया जाए कि भाई आपका जो सिचुएशन है, ये सही नहीं है। इसके लिए आपको आगे आना होगा और इसके लिए आपको लड़ना होगा, विरोध करना होगा अपनी सिचुएशन के लिए, है ना? जो भी प्रॉब्लम है उसको आप विरोध करिए, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो गवर्नमेंट है, जो भी मतलब वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, आपकी कंसीडर्ड जो कंडीशन है उसको बेहतर करने के लिए, वो आप उसको जाकर अपनी बातों को बताइए, ठीक है? तो यहाँ पे ये मेन तरीके से आपका देखने को आपको मिलता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी, या लोगों को अवेयर करने का काम किया जाएगा, किसी समस्या, जो कोई बड़ी समस्या है जिसकी वजह से जो एक लार्जर जो पोर्शन है उस सोसाइटी का, वो इफ़ेक्ट कर रहा है उसको, तो ऐसे में बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम इसका एक एग्ज़ाम्पल लें, तो
कोलकाता में एक ऐसा एनजीओ है जिसने उसको जो कोलकाता में एक एनजीओ है जो कि विरोध कर रहा है या लोगों को अवेयर कर रहा है, जो फीमेल से रिलेटेड, जो महिलाओं से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिमिनेशन है या उनसे जुड़े हुए जो अपराध हैं उसके लिए, है ना। अब महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे अपराध होते रहते हैं या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो वो जाके लोगों को अवेयर करता है, गर्ल चाइल्ड को लेकर अवेयर कर रहा है। उसका तरीका अलग अलग हो सकता है, स्ट्रीट प्लेस करके, वहाँ पे स्ट्रीट प्लेस मतलब कि नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है, स्पीचेस दिए जा रही हैं, डिबेट कराया जा रहा है स्कूलों में या खुल ओपन कम्युनिटी में, है ना। डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जा रही है, कहानियाँ दिखाई जा रही हैं लोगों को, और अवेयर किया जा रहा है कि फीमेल और मेल में क्या क्यों हमें भेदभाव नहीं करना है, या ये जो अपराध, ये जो चीज़ें हैं जिनको अपराध माना भी नहीं जाता है कहीं कहीं जगहों पे, कि ये महिलाओं के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये अपराध है, वहाँ पे माना ही नहीं जाता, उनको जागरूक किया जाता है कि भाई ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, और ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं, है ना। इसके बारे में बताया जाता है, उनके हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि महिलाओं का हेल्थ क्यों डाउन है, माल न्यूट्रिशन क्या है ना, जेंडर बायसनेस क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको आप बता रहे हो, और उनके अंदर वो चीज़ें चेंज कर रहे हो पॉजिटिव तरीके से। महिलाओं के लिए लोगों के मन में जो नेगेटिविटी है लेकर कि इन्हें ऐसा ही रहना चाहिए, इनके साथ यही चीज़ें जो हो रही हैं, उनके हेल्थ या बाकी चीज़ें जो है उनकी कंडीशन से, लोग जो कहते हैं ये कंडीशन उनके लिए सुटेबल है, उनको आप बता रहे हो। जो आप सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है महिलाओं को देखने का, आप वहाँ पे चेंज कर रहे हो, तो ये आप जागरूक कर रहे हो, लोगों को एजुकेट कर रहे हो, ताकि उन्हें सच्चाई का पता चले और फिर उस तरीके से वो उस पर आप काम करोगे। तो ये आप यहाँ पे मास मोबिलाइजेशन करके रैलीज वगैरह, स्ट्रीट नुक्कड़ नाटक के थ्रू ये आप चीज़ें करते हो, ठीक है। ये हमारा पहला मॉडल हो गया, यहाँ पे हिंदी में भी इसको आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डायलेक्टिकल मोबिलाइजेशन मॉडल। ये देखिए, डायलेक्टिकल मोबिलाइजेशन मॉडल हमने पढ़ा था थीसिस एंटीथीसिस वाला, जो आपको याद होगा अगर तो ये उसी पर आधारित है। मान लीजिए है कहीं पे कि कोई एक ग्रुप या सोसाइटी का एक पोर्शन है जहाँ पे उनके पास सारी सुविधाएं हैं, है ना, उनके पास पूंजी है, सब कुछ है, और दूसरा ऐसा ग्रुप है जिनके पास उनके पास वो सारी बेसिक नीड्स भी नहीं है, लेकिन उनको आइडिया भी नहीं है कि वो अपने इस कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं, वो विरोध कर सकते हैं। तो ऐसे में डायलेक्टिकल मोबिलाइजेशन काम करता है। यहाँ पे जाके जो लोग होते हैं, जो ऑप्रेस्ड लोग होते हैं, वो खुद को अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेटर करने के लिए, है ना, अपने कंडीशन को बेटर करने के लिए वो विरोध करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि दो टाइप की चीज, पहले कोई एक विचार होता है, थीसिस कुछ एक चल रहा है, फिर वहाँ पे उसके विरोध में कुछ आता है जिसको हम एंटीथेसिस कहते हैं, कोई विचार कहें या कोई कुछ भी, ये सारी चीज़ें होती है, विरोध किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। ये पूंजीपति हैं कि चला आ रहा है कि इनके पास सारी चीज़ें होंगी और जो लेबरर्स होंगे वो इनके अंडर में काम करेंगे, सारी चीज़ इनके हिसाब से। अब जब विरोध किया जाता है लेबरर्स के द्वारा कि भाई हमारी कंडीशन जो है, हम ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, हमें रिसोर्सेज भी ढंग से नहीं मिल रहे हैं, हमारे द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, हम उसको सही तरीके से, हम बेसिक चीज़ें भी उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, और हमें हमारा जो मेहनताना है, जो हमारा देय है, सैलरी है, वो भी कम दिया जा रहा है। तो वो विरोध करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे विरोध होता है तो दोनों में विचार मतभेद होते हैं, ठीक है। तो उसके बीच का जो रास्ता निकल के आता है वो आपका होता है सिंथेसिस। कोई एक रास्ता निकल के आएगा, ठीक है। लॉज या जो भी चीज़ें पॉलिसी जो बनेगी उस हिसाब से जो चीज़ जनरेट होगी उसके काउंटर करने पे, जब जो पहले से जो सिचुएशन थी, तो ये आपका सिंथेसिस में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बेहतर और अच्छे तरीके से जो कंडीशन होगी वो सबके लिए बराबर होने की एक संभावना बढ़ जाएगी और हो भी जाएगी। तो ये आपका इसमें इस तरीके से आ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कहीं जैसे कि एक केरला का कोई एनजीओ है, वो ह्यूमन राइट्स और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर कर रहा है ना, पोस्टर्स, बुकलेट्स, स्पीचेस के थ्रू या ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, कि भाई आपकी जो सिचुएशन है, मान लीजिए कोई है तबका जिसकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, एक ही सोसाइटी में दो तरीके से विभाजन है, एक एक जो पार्ट है वो बहुत समृद्ध है और दूसरा जो है बहुत ही बुरी स्थिति में है। तो यहाँ पे एनजीओ अवेयर करता है लोगों को कि आपके पास भाई आपकी ह्यूमन राइट्स हैं, है ना, कि आपका ये बेसिक अधिकार है कि आपको ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि जो पिछड़े हुए हैं, जो पुअरर्स हैं, उनको आगे ले आया जाए, उनको बराबर की सुविधाएँ दी जाएँ, है ना? इक्विटी की बात की जाती है, इक्वालिटी की बात की जाती है, तो वो अवेयर करते हैं। और ये वो कैसे कर सकते हैं, उनको बताया जाता है कि भाई आपके पास एक और ताकत है कि आप मतदान कर सकते हैं, मतदान के थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एनजीओ है वो क्या कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है पोस्टर्स के थ्रू, नुक्कड़ नाटक के थ्रू, है ना, अपने स्पीचेस के थ्रू, कि भाई आपके पास ये सारे राइट्स हैं, आप अपने राइट्स का यूज़ करो और सही तरीके से जो आपका कंडीशन है उसको बेटर करो।
तो यहाँ पे उसका जो भी एमएलए या जो भी होगा, तो जब उसे ये सारी चीज़ें, अगर वो इस कंडीशन में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता है या उनके लिए बराबर का सारी चीज़ें नहीं करता है, तो क्या होगा कि ये जो दूसरा विपक्ष में जो बेहतर व्यक्ति मिलेगा वो उसको वोट करेंगे। तो जब वो व्यक्ति आएगा तो वो उनकी कंडीशन को बेटर करने में अपनी योगदान निभाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से वो विरोध और ये सारी चीज़ें कर रही हैं। तो ये आपका आ जाता है इसमें डायलेक्टिकल मोबिलाइजेशन मॉडल में, ठीक है, कि भाई आप अपनी कंडीशन के लिए लड़ सकते हो, बोल सकते हो, आपके पास जो राइट्स हैं उसके लिए आपने वहाँ पे लोगों को अवेयर किया है एनजीओज द्वारा, या कोई भी हो सकता है, वो अपना करता है। तो ये आपका डायलेक्टिकल मोबिलाइजेशन में आ जाता है, ठीक है। आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो यहाँ पे, तो जो भी चीज़ें होंगी आप समझ लोगे इसमें। इसके बाद आपका आता है डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल ऑफ पॉपुलर सोशल एक्शन। अब इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मोबिलाइजेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्पेसिफिक समस्या है, कोई विशेष समस्या है जो लोगों को जिससे लोग ग्रसित हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो हिस्से हैं सोसाइटी के, बहुत सारे हिस्सों में वो समस्या देखने को मिल रही है। तो लोग मिल के क्या करते हैं, फिर उसके खिलाफ विरोध करते हैं ना, कोई अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और उसी को लेकर वो विरोध करते हैं, स्ट्राइक्स वगैरह जो भी उनकी होंगी वो करेंगे, ठीक है। इसमें हो सकता है कि लीडर होगा कोई, या कोई एलिट से कोई व्यक्ति होगा जो इनको सपोर्ट कर रहा होगा, एक्टिविस्ट या कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है जो इनको हेल्प कर रहा होगा अपनी बातें पहुंचाने में और बाकी चीज़ें करने में। तो यहाँ कम्युनिटी से भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो लीडर के तौर पे उठ के खड़ा हो सकता है कि भाई चलो हम, जो मेरा ये ग्रुप है, जो मेरी कम्युनिटी है, इसके लिए मैं इनकी तरफ से आ रहा हूँ। तो वो अपना प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, किसी पॉलिसी को लेकर ये हो सकता है ना, कोई इनजस्टिस हो रही है उसको लेकर हो सकता है। तो ये आपका हो जाता है डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल। इसमें डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होकर अपना विरोध कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक इशूज को लेकर, ठीक है। जैसे इसका हम एक ये उदाहरण ले सकते हैं कि जो फिश वर्कर हैं उनके साथ उन्होंने एक मूवमेंट किया था पोस्ट इंडिपेंडेंस, है ना, जो आज़ादी थी उसके बाद में उन्होंने किया था। जो एक समस्या आ रही थी कि जो ट्रैवलर्स थे और जो मैकेनाइज्ड बोट्स थी जिनमें बहुत सारे मतलब इक्विप थे, वो हर तरीके से वो क्या करते थे, वो आते थे और फिशिंग का जो काम करते थे उसमें क्या होता था कि उनके पास क्योंकि टेक्नोलॉजी थी, सारी चीज़ें थी, तो वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ थी वो अपने साथ ले जा रहे थे। तो वो क्या हो रहा था, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो फिशर थे, जो मतलब कि जो मछली जो मछुआरे थे उनके साथ ये समस्या आ रही थी कि भाई वो थे कि उनका ये था कि वो जाते थे डेली, अपना जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो उसका अपना फिशिंग करते थे। अब जो ये नई टेक्नोलॉजी के साथ लोग आ रहे हैं, है ना, जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि ओवर फिशिंग कर रहे हैं, उसके साथ उसकी वजह से क्या कारण है, जो इकोसिस्टम है जो वाटर के अंदर का, उसको क्या हो रहा है, वो इफेक्ट कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ऐसे में जो गरीब मछुआरे हैं उनके साथ भी ये समस्या आ रही है कि भाई अब उन्हें उन्हें वो कहाँ से मछली ले आएंगे, है ना, वो कहाँ से ले आएंगे, ओवर फिशिंग के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब उनके पास ऐसा तो नहीं है कि वो नई टेक्नोलॉजी लेके अचानक से आ जाएंगे। तो ऐसे में कुछ जगहों पर विरोध किया गया और फिर धीरे धीरे पता चला कि भाई हाँ, ये समस्या और बाकी भी लोगों के साथ है। तो ये एक जो मछुआरों की जो कम्युनिटी थी, जो समुदाय, उनका जो अपना एक ग्रुप था, वो जब उन्हें पता चला तो जगह जगह जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगहों पे जो जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती थी, जहाँ पे भी मछली पालन या ये सारी चीज़ें, या जहाँ पे मछलियों का जो मार्केटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती है, जो लोग करते हैं, वो क्या करने लगे, अब उन्हें पता चला कि हाँ भाई ये चीज़ वहाँ पे विरोध हुआ है उस फलाने राज्य में, तो वहाँ पे विरोध करने के कारण वो चीज़ें रुकी हुई हैं। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये बाकी राज्यों में भी फैलने लगा। जो कोस्टल वाली जगह थी, है ना, जो समुद्र थे वहाँ पे, ये सारी चीज़ें उन राज्यों में सबके द्वारा ये सारी चीज़ें होने लगी। तो ये क्या हुआ, मोबिलाइजेशन होने लगा इस जो टेक्निक है इसका। तो डायरेक्टली अब वो लोग विरोध करने लगे कि भाई बाकी जगह हो रही है तो ये सारी चीज़ें। तो ये आपका डायरेक्ट मोबिलाइजेशन में आ जाएगा। अब गवर्नमेंट जब देख रही थी कि भाई ये समस्या सबके साथ आ रही है, हर गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देख रही है कि भाई ये समस्या आ रही है और लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है, स्ट्राइक किया जा रहा है, सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। तो ये एक तरीके से फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जो रूल रेगुलेशंस थे, वो बनाए गए। तो यहाँ पर डायरेक्ट मोबिलाइजेशन आपका इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे 3 यहाँ पे मॉडल हो गए जो पॉपुलर एक्शन से रिलेटेड है ना। जिसमें पहला है हमारा एक बार देख लेते हैं पहला कौन सा था हमारा। ये है हमारा कॉन्सेंट्राइजेशन, ये तो हमें पता ही है। दूसरा हमारा था डायलेक्टिकल मोबिलाइजेशन, है ना। तो हमारा हो गया डायलेक्टिकल मोबिलाइजेशन, फिर हो गया हमारा डायरेक्ट मोबिलाइजेशन, फिर कॉन्सेंट्राइजेशन, ठीक है। ये डीडीसी, इसको याद रखिएगा इसी तरीके से, ठीक है।
ठीक है। अब एक हमारा है लोक शक्ति मॉडल, ठीक है। लोक शक्ति मॉडल क्या है कि ये आपका गांधी सोशल वर्क पे मतलब आधारित है, जो गांधी जी के विचार थे, है ना, उस पे आधारित है। तो इसमें क्या होता है कि ये मुख्यतः काम इस तरीके से करता है, इस तरीके से काम करता है कि ये जो ग्रेजुअल चेंज है उस पे इसका मेन फोकस होता है। सोशल चेंज जो है वो मास मोबिलाइजेशन के थ्रू हो। मास मोबिलाइजेशन हमारा सोशल एक्शन का बहुत कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो गांधीयन व्यू पॉइंट के अनुसार दो तरीके से ये कहते हैं कि एक जो है ये कहते हैं कि ग्रेजुअल चेंज होता है कंस्ट्रक्टिव वर्क। कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब हमने आपको पिछले अपने स्लाइड में बताया है, ठीक है, विथ लीगल फ्रेमवर्क। लीगल तरीके से होगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमको इलीगल या वायलेंट होकर वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, लोगों को फोकस करेंगे कि लोगों को एजुकेट किया जा सके, है ना, उनको अपील करेंगे, उनको समझाएंगे, चीज़ों के बारे में बताएंगे कि उनकी क्या पावर्स हैं, वो किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये काम कर रहे होंगे। वहाँ पे वहीं पे दूसरी तरफ रेडिकल एक्टिविज्म का भी यूज़ कर रहे होंगे, है ना, जहाँ पे लगता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फेल हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम मास एक्शन की भी बात करेंगे सोशल चेंज के लिए, है ना। रैली, मार्च, ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसका विरोध करने के लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके से इसका यूज कर रहे हैं। एक तरफ आप जैसे गांधी जी जो थे, एक तरफ वो कर रहे थे कि भाई वो मार्च भी कर रहे थे, विरोध कर रहे थे इस तरीके से कि हम नमक का कर नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें, उन्हें दांडी यात्रा वगैरह निकाली। दूसरी तरफ वो अपना खुद का बाकी चीज़ें कर रहे थे कि जैसे कि विदेशी चीज़ों का विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ कि भाई आप लोग रचनात्मक कार्य करिए, आप लोग चरखा का प्रयोग करिए, खादी के कपड़े पहनिए, खुद हमारे देश में जो चीज़ें बनी हैं। तो दोनों तरीके से ये काम कर रहे थे, अपना इस तरीके से कर रहे थे। और दूसरी तरफ वो सरकार से भी, जो उस टाइम की जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनसे भी बात कर रहे थे कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आप लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो दोनों तरीके का यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे लोक शक्ति मॉडल में ये आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। स्वशासन और सुशासन की बात की गई थी, विचार विमर्श उस पर चल रहा था भाई, कि लोग मिलकर और सामूहिक कहते हैं क्षमता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहाँ पे, कि भाई सब मिलकर आगे आए। सेल्फ गवर्नेंस की बात की गई थी, गुड गवर्नेंस की बात की गई थी, हम मिलकर विरोध करेंगे या मिलकर रचनात्मक कार्य करेंगे, हमारे जो पावर्स हैं उनको, उनके लिए हमें जागरूक होना है ना। ये सारी चीज़ें आपकी लोक शक्ति मॉडल में आ जाएंगी। यहाँ पे लोग का मतलब आप समझ रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, लोगों का एक जो शक्ति है, भारत में जो लोग रह रहे थे, जो पब्लिक थी, उनकी शक्ति की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जो कुछ ऐसे भी हमारे मॉडल्स है सोशल एक्शन के, जो कि गांधीयन अप्रोच पे आपके आधारित है, गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है। मोबिलाइजेशन किस तरीके से किया जा सकता है, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पार्टिसिपेट कराया जाए, और कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनका गांधी जी से ये बहुत ही इन्फ्लुएंस होकर ये मॉडल्स काम करते हैं, ठीक है। तो जो पहला मॉडल है वो है प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग। क्रेडिबिलिटी का मतलब आप क्या समझते हो? मतलब नहीं कहते हैं कि मेरा क्रेडिट बहुत है, लोग कहते हैं कि अरे उसका क्रेडिट बहुत है, लोग उसकी बातों को जल्दी मानते हैं क्योंकि उसने लोगों के साथ अपना क्रेडिट बना के रखा हुआ है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, आम भाषा में आप लोग ऐसे बात करते भी होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब क्रेडिट का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि जैसे आप क्रेडिट कार्ड आपको क्यों मिलता है, आपका कुछ क्रेडिट्स बने होते हैं, उस पर आपको मिलता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कुछ है ही नहीं और आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा, आपका कुछ क्रेडिट होगा उस पर, तो क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो उस तरीके से, आपका ऑलरेडी वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी पब्लिक इमेज है वो बहुत मैटर करती है। क्रेडिबिलिटी क्या है लोगों के बीच में, है ना। कुछ लोगों को आप देखोगे, अगर वो आके अपनी बात कहना शुरू करते हैं तो सभी लोग उनको बहुत अच्छे से सुनते हैं। उनका इमेज होता है कि भाई ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, इनके पास बहुत नॉलेज है, स्किल है, बहुत एक्सपीरियंस है किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, तो लोग उनको सुनते हैं। उनकी अपना एक पब्लिक इमेज है ना। जैसे हमारे क्रिकेटर्स हैं या कुछ हमारे लीडर्स हैं, है ना, उनके भी अपने पब्लिक इमेजेस हैं। तो वो आपका इस तरीके से काम करता है कि इसमें पब्लिक इमेज ऑफ लीडरशिप की बात की जाती है कि लोग किस तरीके से देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि अपोनेंट जो है आपका, जो आपका विरोध में लोग हैं, उनके आगे आपकी इमेज क्या है, ठीक है, जो जिनके विरोध में आप खड़े हो। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है इसमें, ठीक है। क्रेडिबिलिटी में गेन रिकॉग्निशन फ्रॉम अपोनेंट्स, ये भी मैटर करता है कि किस तरीके से लोग आपको देखते हैं। दूसरी चीज़, ये आपका गुडविल क्या है ना। आपका एक अपना कुछ ना कुछ होता है, लोग उसी से आपको पहचानते हैं। जैसे गांधी जी को पहचाना जाता था उनकी फिलॉसफी नॉन वायलेंस, है ना। वो अहिंसा को कहते थे कि अहिंसा ही हमारा परम धर्म है ना। और ये ब्रिटिशर्स जो थे, उनके अपोनेंट, ये भाई उनको भी पता था, और जो देशवासी थे उनको भी पता था
ठीक है। फिर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमाइजेशन। तो लेजिटिमाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो आपका टारगेट ग्रुप है, मतलब जो लोग आपके साथ आपके मूवमेंट में आपके साथ जुड़े हुए हैं, है ना, उनको आप अपनी जो भी चीज़ें, आप अगर किसी चीज़ का विरोध कर रहे हो, कोई आंदोलन कर रहे हो, तो उनको बताओ कि भाई ये क्यों हम ये आंदोलन कर रहे हैं और ये किस तरीके से इसका जो उद्देश्य है इस आंदोलन का वो सही है और मोरली राइट है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको मन कर दिया भाई ऐसे ही हमें आपको आंदोलन करना है और आप चल दिए खड़े होके और लोग आपके साथ जुड़ देंगे। भाई आप बताइए कि उसका रीज़न क्या है, आपका उद्देश्य क्या है ना? ऐसा तो नहीं कि आप किसी गलत उद्देश्य से कर रहे हैं या किसी सरकार का आप सरकार का विरोध कर रहे हो, बट आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है या कोई कारण नहीं है, सिर्फ़ आपको किसी लीडर से प्रॉब्लम है, आपने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। नहीं, आपको एक रीज़न चाहिए, आप क्यों कर रहे हो और क्यों ज़रूरी है, लोग आपके साथ क्यों इसमें जुड़े? तो ये आपका इसमें आ जाता है। ठीक है। इसमें जैसे कि गांधी जो जीते थे, उन्होंने थियोलॉजिकल और रिलीजियस अप्रोच को अपनाया था, है ना? लोगों से अपील की थी कि भाई हमें हमें सबको मिलकर काम करना है, सर्वधर्म सम्मान करते हुए करना है, ठीक है? हमें इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना है, लेकिन सही तरीके से और धर्म का पालन करते हुए करना है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली थी, है ना? तो ये आपका आ जाएगा। फिर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ ड्रामेटाइजेशन। ड्रामेटाइजेशन मतलब इसमें जो आप मास मोबिलाइजेशन कर रहे हो, इसमें जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, पॉपुलेशन जो आपके साथ जुड़ रही है, आप उसको सेंसिटाइज़ कर रहे हो, है ना? सेंसिटाइज़ कैसे कर सकते हो? आप कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, कोई स्लोगन दे सकते हो, है ना? कोई पंच लाइन मतलब कुछ आपका पंक्चुएंट लाइन हो सकता है, स्लोगन्स हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे हमारे जो नेता थे उस टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे, जब आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ पे उस टाइम सभी लोगों ने अपना-अपना कुछ-कुछ जो दिए थे स्लोगन्स दिए थे, जैसे कि भारत छोड़ो, जय जवान जय किसान, जल ही जीवन है, से नो टू ड्रग्स, ये सारी चीज़ें, मतलब ये अभी की भी मैं इसमें ऐड करके बता रही हूँ, ये कि मतलब किसी चीज़ का विरोध करने के लिए कोई आंदोलन जब होता है, जैसे कि उसके बारे में, जैसे भूदान आंदोलन हुआ था, तो उस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें स्लोगन्स चले थे, लोगों ने अपनी-अपनी बातें कही थी, है ना? इस तरीके से सब कुछ इसमें शामिल हो जाएगा कि जिससे लोगों के बीच में एक मतलब एक जागरूकता आए, लोगों के अंदर एक जोश आए कि हाँ, हमें ये चीज़ें करनी है। आप उसको अ, एक फीलिंग के साथ लोग उसके साथ जुड़े। ये यहाँ पे मेन फ़ोकस होता है। एनर्जाइज़ रहें लोग कि भाई हम इस चीज़ से जुड़ रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है ना? तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएँगी इसमें। इसके बाद आपका ये हिंदी में भी यहाँ पे है, जैसे नवीन प्रक्रियाओं को तीखे नारों, मतलब वही हमने जो अभी कहा कि ऐसे-ऐसे नारे वगैरह उसमें ऐड कर देंगे, भावनात्मक अपील आपका आ जाएगा, है ना? इमोशनल जो भी आपका अपील है, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है? फिर आपका आता है मल्टीपल स्ट्रेटजीज़। मल्टीपल स्ट्रेटजी का मतलब है कि इसमें आप जो अलग-अलग टेक्निक्स हैं, जो स्ट्रेटजी है, आप उसको यूज़ करिए, जिससे कि आपका जो आंदोलन है, वो सक्सेसफुल हो। तो अगर हम बात करें तो गांधी जी का, क्योंकि ये उदाहरण हम यहाँ पे देंगे कि एक तरफ तो वो अपोनेंट्स के साथ अपनी बातें रख रहे थे, है ना? वो उनसे अपने चीज़ें को बता रहे थे। दूसरी तरफ वो क्या कर रहे थे, अपनी बाकी चीज़ें भी, जो स्ट्रेटजीज़ थी, उनको भी यूज़ कर रहे थे। लोगों को भी जागरूक कर रहे थे, आंदोलन में जोड़ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उनकी क्या थी, वो सिर्फ़ ये नहीं था कि हाँ, हमें सिर्फ़ विरोध भी करना है, उनसे बात भी करना है, क्रिएटिव वर्क भी करना है, सारी चीज़ें इसमें मल्टीपल स्ट्रैटेजी जो थी, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है? इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ डुअल अप्रोच। डुअल अप्रोच में क्या है कि अ, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था, गांधी जो थे वो वहाँ पे भी जाके ब्रिटिशर्स थे और बाकी जो अदर लीडर्स थे उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे। दूसरी तरफ वो सत्याग्रह जैसी चीज़ें भी चला रहे थे कि भाई हमें अपना जो भी चीज़ें हैं उसको हमें अचीव करना है। हमारा जो गोल है, जो उद्देश्य है, हमें अपने भारत को आज़ादी दिलानी है, तो हमारे तरीके से बात करेंगे। जो जहाँ पे भी ज़रूरत है आधिकारिक तौर पे सारी चीज़ें बात करेंगे और दूसरी तरीके से भी बातें अपनी जो आंदोलन है, विरोध भी दिखाएँगे कि भाई ज़रूरी है। सिर्फ बात करने से नहीं होगा, बाकी उनका विरोध करना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डुअल अप्रोच आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनीफोल्ड प्रोग्राम्स, मतलब ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया जाए जिसमें एक साथ कई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, है ना? मास मोबिलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इनिशिएटिव सारे शामिल हो जाते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेंगे डॉक्टर राजेंद्र सिंह का, कि उन्होंने एक समस्या पाई थी कि जो एक गाँव था वहाँ पे पानी की समस्या थी, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएँ थी। वहाँ की जो महिलाएँ थी उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था पानी लेने, इसलिए उनके उनके साथ बहुत बड़ी समस्या थी, है ना? खेती की जो समस्या थी बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत मतलब हज़ारों समस्या थी केवल पानी के कारण।
ठीक है। तो उन्होंने पानी से रिलेटेड जो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड उस विलेज में जो चीज़ें कराई, उसका क्या फ़ायदा हुआ कि जो विलेजर्स थे, अब उनमें जो महिलाएँ थी, उनके लिए अब क्या हो गया कि उनका पानी लेने के लिए दूर जगहों पे नहीं जाना पड़ता था, उनको आराम से वो चीज़ें मिल जाती थी। अब उनको ये नहीं सोचना पड़ता था कि हमें अगर ज़रूरत है पानी की, तो हम हर मतलब कि 15-16 किलोमीटर दूर जाएँ और फिर वहाँ से ढोकर पानी लेकर आएँ, तो ये प्रॉब्लम उनकी खत्म हो गई। फिर जो खेती थी या जो पशुपालन वगैरह की चीज़ें थी, वो भी उनका आसान हो गया वहाँ पे, है ना? और ये सारी चीज़ें ऐसे इस तरीके से काम होती हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हुई भाई, वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे, है ना? लोकल लीडर्स से उन्होंने बात की, जो पंचायत बॉडी थी उससे बात की, मतलब पंचायत के जो लोग थे, जो वहाँ पे ज़िम्मेवार व्यक्ति थे, फिर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से मिल के ये सारा चीज़ें मिलकर प्रोग्राम जो था एक डेवलप करके वहाँ पे एस्टेब्लिश करा के, और एक साथ कई समस्याओं का समाधान करना आपका मैनीफोल्ड प्रोग्राम में आ गया, ठीक है? इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ये यहाँ पे हिंदी में भी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं आइडियोलॉजी के बारे में। आइडियोलॉजी क्या होता है? तो विचारधारा, मतलब सब कहते हैं ना कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है? इनकी गांधी जी की आइडियोलॉजी ये थी, है ना? दयानंद सरस्वती की आइडियोलॉजी ये थी। लोग बात करते हैं सबकी आइडियोलॉजी के बारे में। तो आइडियोलॉजी एक सेट ऑफ ओपिनियंस होता है, या बिलीव कह सकते हैं, मतलब आपका विश्वास किसी चीज़ को लेकर होता है ना, या आपका ओपिनियन होता है जो किसी ग्रुप का भी हो सकता है, या किसी व्यक्ति विशेष का अपना हो सकता है। अब इसमें क्या-क्या शामिल हो सकता है, आपकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आप किसी विशेष प्रकार की पार्टी का समर्थन करते हैं क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी, आपके विचार जो हैं उस पार्टी से मिलता-जुलता है ना? या पर्टिकुलर किसी कल्चर से मिलता-जुलता है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं, ठीक है? अब देखिए, इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे देख सकते हैं, कैपिटलिज्म में जैसे कम्युनिज्म है ना, मार्क्सिज्म है। लोग विचारधारा के होते हैं ना, कहते हैं ये मार्क्स विचारधारा के हैं, है ना, ये कम्युनिज्म विचारधारा के, आइडियोलॉजी के हैं। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हो। और ये अधिकतर आप देखोगे ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम्स को लेकर अधिकतर आपको देखना, सोसाइटी के जो सिस्टम है उससे मिलकर ये फ्रेमवर्क में आपको देखने को मिलता है। लोग उसी लोगों का जो विचारधारा होता है वो उसी तरीके से सोचते हैं, विचारते हैं, और उनकी जो पर्सनैलिटी होती है उसमें भी वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इसको हम हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं। एक विचारधारा एक समूह या व्यक्ति द्वारा आयोजित राय या विश्वासों का एक समूह होता है, ठीक है? जो अक्सर राजनीतिक मान्यताओं या विचारों का उल्लेख करती है, जो किसी विशेष संस्कृति की विशेषता है। उदाहरणों में पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद या मार्क्सवाद शामिल है। तो यहाँ पे हमने देखा, फिर यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि विचारधारा विचारों या सिद्धांतों का एक समूह है, जो एक विशेष तरीके से एक घटना की व्याख्या करता है और एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था का समर्थन करता है। इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ठीक है? कि सेट ऑफ आइडियाज़ हैं, वो किसी एक प्रिंसिपल से रिलेटेड कह सकते हैं, मतलब या तो सेट ऑफ आइडियाज़ कहेंगे या प्रिंसिपल कहेंगे। अब क्या है, कोई भी घटना घटित होती है, तो उसको देखने का तरीका या उसको एक्सप्लेन जो व्यक्ति करेगा, वो अपने विचारों के अनुसार करेगा। वो उसी तरीके से उस चीज़ को देखेगा, है ना? तो ये आपका विचारधारा हो जाता है। फिर विचारधारा का क्या रोल है? तो सोशल एक्शन में आइडियोलॉजी अपना जो है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई कोई भी समस्या होती है या कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई सिचुएशन है, उसको समझने के लिए वहाँ पे आपको विचारधारा अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस समस्या को कैसे देख रहा है ना? क्या उस समस्या को देखने का तरीका क्या है? उस समस्या को कैसे समाधान किया जाए? उस समस्या के कारण को भी समझने के लिए वो अपनी आइडियोलॉजी का वहाँ पे यूज़ कर रहा है, अपना पर्सनल जो भी उसका ओपिनियन है वो वहाँ पे रखता है ना? किसी इंस्टीट्यूशन या विशेष कोई किसी भी प्रकार से किसी के साथ इनजस्टिस वगैरह हो रहा है, लोग उसको देखने का अपना तरीका होगा, है ना? वो जो बदलाव हो रहा है उसको अपने तरीके से देखेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी शामिल इसी तरीके से होती हैं। तो कोई भी चेंज, बदलाव, सारी चीज़ें हैं, क्या एफर्ट किस तरीके से किए जा रहे हैं, लोग अपने आइडियोलॉजी का ही यूज़ करते हैं हर जगह पे। आपकी भी कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी होगी, और आपका सोचने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है, वो भी सारी चीज़ें आपकी विचारधाराओं से ही कहीं न कहीं मतलब प्रभावित होती हैं। ठीक है? विचारधारा अन्याय के पीड़ितों की सहायता करने और सुधार की दिशा में काम करने के लिए जनादेश की चेतना लाती है। मतलब कि आपकी विचारधारा किस प्रकार की, आप देखोगे कहीं पे कोई पीड़ित, जैसे जो मार्क्स विचारधारा के लोग होंगे, अगर वो देख रहे हैं कि मतलब कहीं पे सोशल इनजस्टिस हो रहा है, तो वो कहेंगे इसका कारण क्या है कि मतलब जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, जो हमारी सोसाइटी जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, यही समस्या है। तो वो क्या है, वो उसी तरीके से देख रहे हैं, और वो उसका समाधान भी वही तरीका बताएंगे कि भाई आके विरोध करिए और इसके लिए लड़िए, पूंजीपतियों का दमन होना चाहिए। मतलब आपका ये समझने के लिए है सिर्फ, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे आपको जो लगे, ठीक है।
फिर ये आपका आता है लिबरेशन थियोलॉजी। लिबरेशन थियोलॉजी क्या है? ये थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। ये आपका 20वीं शताब्दी के दौरान आया था लैटिन अमेरिका में। इसमें क्या था, इनका मेन फोकस था उस टाइम पे, जो क्रिश्चियन थियोलॉजी थी, उनका मेन फोकस था कि कोई भी सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल इनजस्टिस हो रहा है, तो ऐसे में उसका जो भी कारण हो, जैसा भी हो, लेकिन उसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गरीब हैं, है ना? उनके साथ न्याय करना भी ज़रूरी है, उनको समान व्यवहार, उनके साथ समान व्यवहार भी किया जाना चाहिए, और जो सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और इसका ऐसा क्यों करना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उनकी जो बाइबल जो है, जो उनके स्क्रिप्चर हैं, वहाँ पे इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि आप अगर जो ज़रूरतमंद है, आप उनके साथ अच्छा करेंगे, तो आपको उसका फल अच्छा मिलेगा, और अगर आप गलत करते हो, किसी के साथ अन्याय कर सकते हो, तो आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। तो ये जो लिबरेशन थियोलॉजी है, वो इसी पे आधारित होती है, ठीक है? जैसे प्रोफेशनल ऑप्शन फॉर द पुअर, गॉड केयर्स मोर अबाउट द पुअर। ये मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी के हिसाब से जो चीज़ें बताई गई हैं, कि भगवान जो है वो गरीबों और जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनको उनकी ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि भाई उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पहले पूरा करना ज़रूरी है। जो सक्षम है वो तो अपनी ज़रूरतें पूरा कर लेगा। तो ऐसे में वो कहते हैं कि जो गरीब है उनकी मदद करो। जो हमारा, अगर हम देखें कि हमारे यहाँ भी था ना कि दान पुण्य करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो ये उसी प्रकार से है, ठीक है? सोशल जस्टिस फॉर एडुकेसी, कि उनके साथ समान व्यवहार हो, है ना? सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें इसी में शामिल हो जाएँगी। फिर आपका कंस्ट्रक्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर, जो भी चीज़ें हैं, जो बाइबल है, उनकी जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनको इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि अ, जो गरीब हैं, जो जो दबे हुए लोग हैं, जो पिछड़े हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। उनकी जो प्रॉब्लम है, करंट इश्यू जो है, उसको सॉल्व करना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये उनके स्क्रिप्चर में के हिसाब से वो उसको बताते हैं। फिर क्रिटिक ऑफ स्ट्रक्चरल इंजस्टिस, मतलब जो इकोनॉमिकल सिस्टम है हमारे समाज का, या कास्ट को, मतलब वहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ देखने को मिलता है भारत में, कि कास्ट वगैरह को लेकर लोगों के साथ इनजस्टिस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसको बताया जाता है कि भाई ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति को लेकर उस तरीके से उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये आपका लिबरेशन थियोलॉजी में आ जाता है। इसको आप और देख सकते हैं। वैसे मुझे बस थोड़ा सा इसे बताना था, थोड़ा था तो मैंने बता दिया। मुक्ति मिलती है आपको इससे, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, और आपको उसी प्रकार से सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट क्या होता है? ये टाइप ऑफ ग्रुप एक्शन होता है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं ना। ये इनफॉर्मल, अधिकतर आप देख रहे होंगे तो इनफॉर्मल होगा, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे, और या ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो साथ में मिलकर किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल या सोशल इशू पे काम कर रहे होंगे, है ना, उसका विरोध करने के लिए, है ना, या इसी प्रकार से, मतलब समस्या का समाधान, कोई समस्या है उसको लेकर लोग आपस में इकट्ठा होकर उसके लिए विरोध करते हैं या आंदोलन चलाते हैं, ठीक है? इसमें कुछ एक्टिविटीज़ की जाती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ वो आपकी कोई सोशल चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए किया जा रहा होगा, कोई ऐसा बदलाव जो कि सही नहीं है, या कुछ ऐसा जो कि ज़रूरत है, कोई ऐसी समस्या है जिसको रोकथाम करने के लिए भी ये चीज़ें की जाती हैं, ठीक है? तो ये आपका आ जाता है, जिसे ब्लूमर ने इसे डिफाइन किया था कि स्टेटिंग दैट अ सोशल मूवमेंट इज अ कलेक्टिव इंटरप्राइज टू एस्टैब्लिश अ न्यू ऑर्डर ऑफ लाइफ। मतलब कि कोई ये कलेक्टिव एफर्ट होता है लोगों का, लोग मिल के साथ में काम करते हैं किसी नई चीज़ को, मतलब यहाँ पे जीवन का मतलब ये है कि सोसाइटी में कोई नई चीज़, आप कोई नया, कुछ नया बदलाव लाना चाह रहे हो, कोई नया चेंज लाना चाह रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ है जो पुरानी चीज़ है जिसको आप विरोध करके या जिसे रोकना चाह रहे हो, ख़त्म करना चाहते हो, और नए जो बदलाव है उसको लाना चाह रहे हो। अगर इसको हम हिंदी में देखें तो ये इस प्रकार है, जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए सामूहिक उद्यम है, ठीक है? तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सोशल मूवमेंट जो था, इसको सबसे पहले 1848, इसको याद रखिएगा, 1848 में जर्मन सोशियोलॉजिस्ट लॉरेंस वॉन स्टेन ने दिया था, ठीक है? और इनकी बुक थी सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट सिंस द थर्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है? ये इन्होंने यहाँ पे बताया था। फिर आपका जो सोशल मूवमेंट है उसका कुछ नेचर होता है ना, जो कि आपके गिडिंग्स ने थे, जो थे एंथनी गिडिंग्स, इन्होंने दिया था, कुछ डोमेन बताया था इन्होंने मॉडर्न सोसाइटी का, जहाँ पे सोशल मूवमेंट्स एक्टिव होते हैं। जैसे पॉलिटिकल स्फेयर देखोगे आप, अधिकतर पॉलिटिकल स्फेयर जहाँ पे ऐसा होता है कि विरोध ज़रूरी होता है, लोग वहीं पे करते हैं। वर्क प्लेस आपका आ जाएगा, इन्वायरमेंट और इशू ऑफ पीस, ये चीज़ें शामिल होती हैं। इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, जो मेन टॉपिक अभी हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। तो जो मेन चीज़ें ऐसे हैं, जो थ्योरी वगैरह, वो मैं आपको
इस पे डिस्क्राइब करूँगी। फिर इसके बाद आता है कि इसका कारण क्या हो सकता है सोशल मूवमेंट्स का, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कल्चरल ड्रिफ्ट हो सकते हैं, सोशल इनजस्टिस हो सकता है। ठीक है, कल्चरल ड्रिफ्ट मतलब कोई ऐसा चीज़ है जो नया चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, या कुछ ऐसा हो सकता है जो बदलाव लाने की ज़रूरत है, वो चीज़ें इसमें आपकी ड्रिफ्ट में बहाव, आप इसको समझ सकते हो, होंगी। ठीक है, मेन फीचर में होता है कि ये जो ग्रुप होता है उसका एफर्ट होता है, क्योंकि कहीं न कहीं आंदोलन में केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, एक साथ मिलके विरोध कर रहे होते हैं या आंदोलन कर रहे होते हैं। मे बी ऑर्गेनाइज़ और अनऑर्गेनाइज़्ड, मतलब ज़रूरी नहीं है। कई बार देखते हो ना आप, आंदोलन कोई शुरू होता है और अलग-अलग जगह से लोग जुड़ जाते हैं। वो उनको कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़्ड वे में उनको बुलाया नहीं जाता, बट लोग आते हैं, जुड़ते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो मानते हैं कि हाँ, समाज में ये जो समस्या है, इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है या ये बदलाव लाना ज़रूरी है। ठीक है? इट एम टू ब्रिंग और रेजिस्ट चेंज इन सोसाइटी, मतलब कई बार होता है कि कोई बदलाव लाना है, कई बार होता है कि कोई बदलाव ऐसा है जिसको रोकना है ना? जिस तरीके से मान लीजिए हम इसका लेंगे, जैसे सती प्रथा को रोकथाम करने के लिए तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, वहाँ वो बदलाव लाना था, हमें वो चीज़ ख़त्म करनी थी। और अभी आप देखोगे कि बहुत जगहों पे है कुछ चीज़ों को लेकर, जहाँ पे कोई चेंज हो रहा है, उसको रोकने के लिए भी किया जा रहा है कि नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो वो विरोध भी हो रहा है। ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल ले लें, यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस वृद्धि हो रही है, तो उसको लेकर छात्रों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे। मे बी पीसफुल और वायलेंट, कई बार ऐसा भी होता है कि आंदोलन कभी-कभी वायलेंट भी हो जाता है। ठीक है? अधिकतर पीसफुल होता है, शांति से होता है, लेकिन कई बार होता है कि भड़क भी जाती है भीड़, तो कुछ-कुछ समस्याएँ हो जाती हैं, या उसको दमन करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, उससे लोग वायलेंट हो जाते हैं। लाइफ इज़ नॉट सर्टेन, ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही सब कुछ होगा, चीज़ें बदल भी सकती हैं। ठीक है? जैसा आप आंदोलन का सोच रहे हो, ज़रूरी नहीं कि उसी तरीके से जाएगा। इट मे बी कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड और मे बी डाई आउट सून, मतलब कई बार होता है कि आंदोलन लंबा चल रहा है, और कई बार होता है कि प्रॉब्लम तुरंत आपके जिस लिए आप आंदोलन कर रहे होते हैं, वो लोग जो होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो उसको उसी टाइम पे कहते हैं कि ठीक है भाई, सही है, आपकी जो भी मांगे हैं हम उसको पूरा कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि फोर्सफुली भी खत्म कर दिया जाता है, और कई बार होता है कि लंबा चलता है विरोध, या जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है कि ये इतने टाइम तक ही चलेगा। ठीक है? ये आपका यहाँ पे हिंदी में भी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर कुछ टाइप्स होते हैं मूवमेंट के, है ना? टाइप्स, इन टाइप्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है? तो पहले है माइग्रेटरी मूवमेंट। तो माइग्रेटरी मूवमेंट होता है, ये तब होता है जब एक बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं, वो ऐसा फील करते हैं कि जिस जगह पे वो अभी हैं, जिस स्थान पर वो हैं, उनको लगता है कि वो इससे डिसकंटेंट फील कर रहे हैं, मतलब वो संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट हैं। तो वो अपने कंडीशन को बेटर करने के लिए और बेटर फ्यूचर के लिए कहीं और पे जाकर बस जाते हैं, है ना? परमानेंटली कहीं पे जाके वो बस गया है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को फ़ोकस कर लीजिएगा, ठीक है? होप फॉर बेटर फ्यूचर सम अदर लैंड, ठीक है? तो ये आपका होता है माइग्रेटरी मूवमेंट। और इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे तो बहुत सारे लोग थे जो कि बांग्लादेश से इंडिया में आए थे, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ जो हिंसा हो रही थी उससे बचने के लिए वो इंडिया में आके बस गए। तो ये क्या है? ये आपका माइग्रेटरी मूवमेंट का एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? इसके बाद आपका आता है रिफॉर्म मूवमेंट। रिफॉर्म मूवमेंट का मतलब क्या है कि कोई कलेक्टिव एफर्ट, मतलब लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करने के लिए। सोसाइटी में कुछ ऐसा है, कुछ जिसको आपको चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे आप पूरी सोसाइटी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसका आप चेंज करना चाहते हो, तो वहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाता है। चेंज सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी विदाउट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मिंग इट, मतलब सोसाइटी को पूरी तरीके से आपको नहीं चेंज करना है, इसमें कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स हैं जिसको आप लेके विरोध कर रहे हो, ठीक है? These movements work within the existing social order, focusing on ideal while utilizing institution like the press, government, schools. ठीक है? यहाँ पे मतलब आप इंस्टीट्यूशन में, जैसे आप प्रेस, गवर्नमेंट, प्रेस मतलब कि आपका जो मास मीडिया हो गया, गवर्नमेंट हो गया, स्कूल हो गए, चर्च हो गया, उनकी हेल्प से आप अपना सपोर्ट करके इस चीज़ का विरोध करो, ठीक है? ये आपका आ जाता है। फिर फिजिबल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सिर्फ डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कर सकते हो। अगर कहीं पे ऑथोरिटियल सोसाइटी है, तो वहाँ पे आपका ये करना मुश्किल होगा, है ना? क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल होगा कि आप कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आप मतलब लोकतांत्रिक जो समाज है, वहाँ पे आप कर पाओगे। लोकतांत्रिक देश में आप कर सकते हो। अब कहीं ऐसी जगह पे करने लग गए जहाँ का तानाशाह राजा है, तो आप तो नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के तौर पे आप देख सकते हो, ये हुआ था इंडिया में भी। जैसे सती सती प्रथा का विरोध किया गया था, और डिनायल ऑफ एजुकेशन टू वुमेन, ये सारी चीज़ें, विडो रीमैरिज,
आप एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हो, ठीक है। ये सर्टेन चीज़ें चेंज आप कर रहे हो, ठीक है, आप पूरी सोसाइटी को नहीं बदल रहे हो, इसको आप याद रखिएगा। ये हिंदी में भी है यहाँ पे। फिर आपका ये आता है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, जैसे अभी हमने बात की थी रिफॉर्म में कि सर्टेन एस्पेक्ट आप चेंज करने की बात कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आप जो जहाँ पे रह रहे हो वहाँ की जो करंट सिस्टम है उसको आप कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो, है ना। रिवोल्यूशन की बात हो रही है, तो करंट सिस्टम एंड एस्टेब्लिश द कंप्लीटली डिफरेंट वन, ठीक है। और रिकंस्ट्रक्ट करते हो आप इंटायर सोशल ऑर्डर, जो भी हैं चीज़ें उसको बदल रहे हो, चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, पर्सपेक्टिव, न्यू वैल्यूज, ये सबको बदलने की कोशिश आप कर रहे हो। जो आपका ये रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट होगा इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल हम ले तो फ्रेंच रिवोल्यूशन और रशियन रिवोल्यूशन, वहाँ पे जो चीज़ें, जो जियो पॉलिटिकल ऑर्डर था उसको चेंज करने के लिए फ्रांस और रशिया में जो किया गया था वो आपका इसमें शामिल हो जाता है। फिर आपका आता है रेजिडेंस और रिएक्शनरी मूवमेंट। मतलब रेजिडेंस मतलब आप समझ गए ना, विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे आप किसी चीज़ को रोक रहे हो, ठीक है। कोई एक्शन किया गया, आप उसके रिएक्शन में कुछ कर रहे हो। तो ये आपको तब देखने को मिलता है जब कोई बदलाव, सर्टेन चेंज किया जा रहा है, कोई बदलाव लाया जा रहा है और वहाँ लोग इससे डिससेटिस्फाइड हैं कि हमें ये बदलाव मंजूर नहीं है, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। और ये खास तौर से जब कोई ओल्ड वैल्यू से रिलेटेड चीज़ों को चेंज किया जाता है तो उसको रिस्टोर करने के लिए आप देखोगे ये किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन्होंने किया था अपनी जो पुरानी वैल्यूज़ थे उनको बनाए रखने के लिए इनके द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। और सबकी बात यही है कि जो भी चीज़ें हैं आपकी, है ना, ये मूवमेंट जो भी चलाए जाते हैं जनरल या स्पेसिफिक, वो आपका सिचुएशन, सोसाइटी का जो पार्ट, पूरे पार्ट में करना है या सर्टेन पार्ट में करना है, ये सारी चीज़ें सब इसी पे डिपेंड करती हैं। और हमेशा बदलाव जो होगा ज़रूरी नहीं है कि बदलाव करने के लिए ही किया जा रहा होगा। कई बार ऐसा होता है कि बदलाव को रोकने के लिए भी किया जाता है। तो ये आपका इसमें सब कुछ शामिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हिंदी में भी है, तो आप इसको देख सकते हो। फिर आपका आता है एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स। एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स होता है जब लोग अपने करंट सिचुएशन से मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे, उनको लगता है कि हमारी जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, वो फंसा हुआ महसूस करते हैं उस सिस्टम में कि ये जो हमारा जीवन जीने का तरीका है या जो गवर्नमेंट है या जो सोसाइटी है वो सही तरीके से, पीसफुल तरीके से नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो फील करते हैं कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, हम इसका विरोध नहीं कर पा रहे, चेंज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो लैक ऑफ पावर टू चेंज का जब उन्हें फीलिंग आता है ना, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, एक्सप्रेसिव मूवमेंट करते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हिप्पी मूवमेंट। हिप्पी मूवमेंट में क्या किया था, लोगों ने अपना जो भी जो अपनी मतलब कि जो अपनी फीलिंग्स थी उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया था। वो क्या था, वो आपका हो सकता है कोई कोई आपका म्यूज़िकल कुछ म्यूज़िक हो सकता है, म्यूज़िक के थ्रू आप अपना विरोध कर रहे हो, या कोई आपका आर्ट है ना, कोई डांस है, डांस फॉर्म, नुक्कड़ नाटक टाइप की चीज़ें जहाँ पे आप अपना ड्रेसिंग कुछ आप ऐसा करते हो जिससे आप विरोध कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आपके पास जो भी आर्ट कल्चर है उसके थ्रू आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपका आ जाता है एक्सप्रेसिव मूवमेंट में, ठीक है। हिप्पी मूवमेंट में लोगों ने यही किया था। फिर आपका आता है यूटोपियन मूवमेंट। इसमें क्या होता है, ये मतलब एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो कि ये डे ड्रीम की तरीके से होता है। मतलब ये जो लोग होते हैं जो मतलब इस तरीके का मूवमेंट हम अगर लेंगे तो इस टाइप के लोग, व्यक्ति जो होता है, ये जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मतलब एक परफेक्ट सोसाइटी के बारे में सोच रहे होते हैं कि जहाँ पे किसी को कोई समस्या नहीं होगी, सभी लोग समान तरीके से, समान अवसर सबको दिए जा रहे हैं, सब लोग समान तरीके से जी रहे हैं, सभी लोग खुश हैं, एक मतलब हार्मोनी लाइफ जी रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक मतलब एक डे ड्रीम की तरह होती है। कोई भी सोसाइटी आप देखोगे ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे सभी लोग एक साथ खुश होंगे, सभी लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगी। कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंतर रहेगा और सोसाइटी हमारी इसी तरीके से चल रही है, फंक्शन कर रही है। तो ये यूटोपियन मूवमेंट इस तरीके का होता है। तो ये इस तरीके से, जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे रख सकते हैं कि एक आप इमेजिन करिए कि ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपस में, है ना, आपस में रह रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सब लोगों को समान तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सबके पास सब अपना काम कर रहे हैं, सबके पास इक्वल रिसोर्सेज हैं, सब खुश हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं। इसका एग्जांपल सर्वोदय मूवमेंट को ले सकते हैं, लेकिन
ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि सभी लोग एक जैसे ज़िंदगी जिए, सब समान हो। कभी ना कभी किसी न किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, रिसोर्सेज़ का प्रॉब्लम हो या वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगा ही। तो बट इसको हम कंसीडर कर सकते हैं सर्वोदय मूवमेंट को इसमें। और ये नॉन वायलेंस और शेयर्ड वेलबींग पे आपका बेस है, ठीक है? ड्रीम की तरीके से होता है। और ऐसी चीज़ें फुली अचीव नहीं हो सकती है, क्योंकि सोसाइटी एकदम परफेक्ट होगी ये हम नहीं कह सकते हैं। कहीं न कहीं सोसाइटी में कुछ ना कुछ अंतर होगा। कहीं पे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई चैलेंजेज़ होंगे, और इसी तरीके से सोसाइटी चल रही है। अगर सब लोग समान तरीके से रहने लगेंगे तो ये बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम ये संभव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हिंदी में भी हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज हमने डिस्कस किया सोशल एक्शन के बारे में, उसके मॉडल्स के बारे में और सोशल मूवमेंट्स और उसके टाइप्स के बारे में। आगे की वीडियोज़ में हम बाकी के जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी कवर करेंगे। अभी हम कोशिश करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो थ्योरीज़ वगैरह टाइप की चीज़ें हैं जिनको समझने में आप लोगों को ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है या समझने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें आप लोग ऐसे भी कवर कर सकते हो। टाइम कम है तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पे फोकस करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आपके जो फ्रेंड्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी आप ये शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।